नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 19वीं बैठक सचिवालय में आयोजित की है, जहां बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बंदरों के बंध्याकरण का लक्ष्य दोगुना करने को कहा है। साथ ही उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत मिलने वाली राहत राशि को पीड़ितों को 15 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जिन स्थानों पर मानव वन्यजीव संघर्ष के ज्यादा मामले सामने आते हैं, उन जगहों को चिन्हित करके घटनाएं कम करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड के शीर्ष 3 स्थान पर बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक में सीएम धामी ने बैठक का आयोजन किया है। देहरादून स्थित कार्यालय में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। वहीं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण इन सभी निर्माण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्माण कार्यों को 26 जनवरी 2024 तक पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। आज स्मार्ट सिटी परियोजना की जो समीक्षा बैठक मैंने की है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम चल रहे थे, पूरी तरह से मैंने उनकी समीक्षा की है और मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि बहुत सी योजनाएं हमारी कंप्लीट भी हुई हैं। और मैं आज इस बात को कहने को तैयार हूँ कि जिसमें हमारा यहाँ स्मार्ट शौचालय है, स्मार्ट स्कूल है, दून एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र यानी ICC है, क्रैच बिल्डिंग है, दून लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रिक बसें जो 30 अभी भी संचालित हो रही हैं पूरे नगर में, स्मार्ट जल प्रबंधन यानी स्काडा का काम है, वाटर ATM जो लगातार काम कर रहे हैं 24 घंटे, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगा है। इसी प्रकार सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम है, स्मार्ट अपशिष्ट वाहन जो हमने नगर निगम को दिए हैं, परेड ग्राउंड का जो पहले आपकी स्थिति देखिए आज कितना सुंदर वहाँ परेड ग्राउंड बनके तैयार है, पटल जाल का काम कंप्लीट हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश में हो रही महिला उत्पीड़न की घटनाएं और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुखर होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर देहरादून के गांधी पार्क में तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए और एक दिवसीय मौन व्रत धारण करके अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड महिला उत्पीड़न और अपराधों की श्रेणी में पूरे देश में ऊपरी पायदान पर आती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनमें राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं, खासतौर पर वर्तमान सरकार के करीबी उसमें सामने आ रहे हैं। जो उनका कर्तव्य है, कांग्रेस अपना कर्तव्य निभा रही है और अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी है। हमारे स्वाभिमान और सत्य की रक्षा के लिए उसने प्राण दिए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो इस सरकार के सामने पूछे जा रहे हैं, खड़े हैं, हाँ? और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। जैसे वो VIP कौन है? जिस VIP का जिक्र स्वयं अंकिता ने किया है कि उसको विशेष सेवा देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। वो कौन है जिन्होंने रिजॉर्ट के अंदर बुलडोजर चला करके साक्ष्य नष्ट किए हैं, आग लगाई है, CCTV कैमरा नष्ट किया है। अंकिता की बॉडी को, सब को निकालने में बाहर 5 दिन लग गए नहर में। एक इस सरकार की कारनामे पर एक बड़ा सेट कमेंट्री है। मोबाइल निकालने में 7 दिन लग जाते हैं। पोस्टमार्टम में
लेडी डॉक्टर नहीं रखी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि महिला का पोस्टमार्टम में लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि सत्ता वीआईपी को बचाना चाहती है और उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का चेहरा देखना चाहती है, कौन है वो जो हमारी बेटी से विशेष सेवा लेना चाह रहा था। हाँ? ऐसे दैत्य को जरा पहचाने तो सही। अब आइए आपको रुद्रप्रयाग से एक बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर गौरीकुंड हादसे में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और अब तक 3 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हुआ था और पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते इस तरह का हादसा घटित हुआ था। हादसे में 19 लोग लापता बताए जा रहे थे। मौके पर राहत टीम पहुंची और रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। गौरीकुंड में लापता लोगों की खोज की जा रही है। आपको बताएं कि रात को रेस्क्यू करने में लगातार दिक्कतें आ रही थीं और उसके चलते अभियान को रोकना भी पड़ा था। इसके बाद सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया था, लेकिन लगातार बारिश की चुनौती बनी हुई है। 8 से 10 लोगों के आने के लापता होने की पहले सूचना सामने आ रही थी, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ गई थी। इसके साथ ही आपको बताएं कि नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। खबर पौड़ी से है, जहां यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंतीबेन पति हंसमुख के साथ पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन और पूजन किया और इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार और देश की समृद्धि की कामना की। वहीं बसंतीबेन ने इसके बाद पार्वती मंदिर के पास यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने उनका हालचाल पूछने के लिए शशि से लंबी बातचीत भी की और साथ ही शशि के साथ बिताए पलों को बसंतीबेन ने मोबाइल के जरिए कैमरे में भी कैद किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि उनका भाई पीएम नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग कर देश को, तो दूसरा भाई सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य को समर्पित है। वहीं पीएम मोदी की बहन ने अपने पति और साथियों के साथ ब्रह्मपुर स्थित श्री राम तपस्थल आश्रम में पहुंचकर महंत दयाराम दास से मुलाकात की और हालचाल जाना। नीलकंठ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की बहन बसंतीबेन पहुंची थी। खबर लालकुआं से है, जहां रेल मंत्रालय कुमाऊं मंडल को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लालकुआं स्टेशन की काया पलट होने जा रही है, जिसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इसके बाद लालकुआं स्टेशन देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में शुमार हो जाएगा। वहीं कल तक होने वाले कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पाठक ने अमृत भारत स्टेशन योजना में देश के चिन्हित 508 स्टेशनों में लालकुआं स्टेशन को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौगात दी गई है। लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड प्रदेश को हरिद्वार, रुड़की और लालकुआं के लिए एक बड़े बजट के साथ इसका विस्तारीकरण हो रहा है। मुझे लगता है केंद्र में माननीय यशस्वी हमारे मोदी जी, हमारे केंद्र की सरकार ने
हमारे श्रीमान अजय भट्ट जी जो यहाँ से मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनकी पहल पर ये श्रेष्ठ कार्य का संपन्न कल होने जा रहा है। इसकी शुरुआत कल होने जा रही है, मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे और बहुत लोगों में उत्साह है। जिस तरह से कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, हम सब के लिए, पूरे देश से जोड़ने के लिए, मुझे लगता है देश और दुनिया से लाल कुआं जोड़ेगा और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। अमृत योजना में लाल कुआं रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बाद से लगातार रेलवे के अधिकारी स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 6 अगस्त को लाल कुआं रेलवे स्टेशन का लगभग 24 करोड़ की लागत से पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण सहित अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसका आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीआरएम रेखा यादव ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अमृत योजना में शामिल रेलवे स्टेशन लाल कुआं में 24 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में यहां वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाने की योजना है। लाल कुआं का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उसे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लाल कुआं जो है आइजत नगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। कितनी तारीख को कार्यक्रम और क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? 6 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उनको सादर इनवाइट किया गया है और वो अटेंड भी कर रहे हैं। इसके अलावा 2,500 से 3,000 लोग का हमें अंदेशा है कि वो यहाँ आएंगे। बड़ा काम होने जा रहा है, तो ये तो इस क्षेत्र के लिए भी बहुत बढ़िया, रेलवे के लिए तो अच्छा है ही, बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ के जन साधारण के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि इसमें तकरीबन 24 करोड़ की लागत आएगी और जैसे यहाँ अक्सर देखा गया आपके पास आने जाने का जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है, जैसे आप अंदर आते हैं यहाँ क्या बहुत सारे ऑटो और वो जो अंदर आके जो पैसेंजर है उसको जाने और निकलने में असुविधा होती है। कांग्रेसी नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद किच्छा विधानसभा के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। इस दौरान तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत देश की जनता की जीत है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जीत मिली है, उसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता कांग्रेस को विजय दिलाएगी। कल जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई, इसलिए यहाँ पे मिष्ठान वितरण किया गया। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता आए, पूरा परिवार आज इकट्ठा है। इसके साथ एक हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो बीजेपी नुकसान कर रही थी, हमारे नुकसान किया हमारे केंद्रीय नेतृत्व का राहुल गांधी जी का, ये बहाल करके हम भी मानते हैं भगवान कोई चीज़ है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहुल गांधी जी को बहाल किया है, हम उनके आभारी हैं और ये जनता से सहयोग करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, भगवान ने हमारा साथ दिया, आप भी हमारा साथ देना, जो 2024 हम जीत के दिखाएं।
पिछले महीने 13 जुलाई को मोटा ढाक के मालन पुल ढहने के बाद से भावर के औद्योगिक क्षेत्र समेत 35 गांवों के लिए भारी वाहनों की आवाजाही आज से शुरू हो गई है। वहीं भारी वाहनों के साथ ही इस मार्ग पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन संचालित भी होने लगे हैं। आपको बता दें कि मालन नदी पर 300 मीटर पैच पर ह्यूम पाइप की मदद से वैकल्पिक मार्ग को तैयार कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने वैकल्पिक मार्ग को बनाने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग को 21 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा था। इसे तय समय से पूरा कर लिया गया है और वहीं कोटद्वार वासियों से अपील की है कि भारी बारिश होने पर इस पुल का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि यह एक वैकल्पिक मार्ग है। मालन नदी पर पुल गिरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है और आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूम पाइप का पुल अभी वहाँ पर बना है। एक वैकल्पिक ही मार्ग है और वैकल्पिक व्यवस्था हमने प्रयास किया है कि कोटद्वार को मिल जाए, ताकि भावर और कोटद्वार शहर के बीच में जो दिक्कतें आ रही थी, जुड़ाव ख़त्म हुआ था, वो फिर से जुड़ जाए। कल इस पर हम लोगों ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अफसरान जो लोग हैं, उन्होंने इस पर भारी वाहन चलाकर इसको देखा है और आज से वो जनता के लिए समर्पित हो गया है। लेकिन मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि भारी वर्षा जब हो या नदी में पानी का बहाव तेज़ हो तो इस वैकल्पिक मार्ग को ना ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये है आखिर वैकल्पिक मार्ग। धन्यवाद। रुड़की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के निर्देश पर सभी तहसीलदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इसको लेकर सभी लेखपाल अपने क्षेत्रों में जाकर आपदा में किसानों की नष्ट हुई धान गन्ना आदि फसलों को निरीक्षण करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। वहीं इस मामले में तहसीलदार दयानंद ने बताया कि शासन द्वारा आपदा में क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों को मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके चलते मानक के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इसमें कम से कम 2000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पाड़ली गुज्जर गांव में स्थित गैस एजेंसी के गोदाम में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। इससे मौके पर मौजूद एक युवक घायल हो गया और दरअसल गांव में गैस एजेंसी का एक गोदाम है जिसमें अचानक ही गैस का एक सिलेंडर फट गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर गैस की बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग की जाती है, जिस कारण ये पूरा धमाका हुआ है और वहीं से धमाके में एक युवक घायल हो गया जिसे उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बड़े सिलेंडर रखे हुए थे बहुत। अभी एसएसआई साहब भी आए थे, पुलिस और भी आई थी यहाँ मौके पर। अच्छा। छोटा सिलेंडर इन्होंने कहा कि छोटा सिलेंडर फटा, या तो ये बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिल कर रहे थे। यार कहना है वो बिजली से फटा, बिजली से ऐसे सिलेंडर थोड़ा ही फट रहे। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता बड़ा सिलेंडर फटता तो यहाँ और भी फटते, और यहाँ हजारों की संख्या में 2 गाड़ी यहाँ पूरी भरी हुई अंदर जमा। अगर ये फटती तो यो आज गाँव खत्म होता सब। और यो यहाँ इस गैस गोदाम के चारों तरफ आबादी है। अब यहाँ लोग रहते हैं, सबके परिवार रहते हैं। गैस गोदाम की यहाँ कोई जगह नहीं है। गैस गोदाम हमेशा आबादी से दूर होता और ये आबादी के बीच में आ गया। हमारी तो यही दरखास्त है कि भाई यो जो है यहाँ से गैस गोदाम शिफ्ट होना चाहिए। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? इसमें एक लड़का घायल हुआ है, शादाब नाम है उसका। बहुत ज़्यादा घायल हुआ। खबर उत्तरकाशी से।
जहां आराकोट चिनवा मोटर मार्ग फिर से बंद हो गया है और इससे सेब की फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए लोगों को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कल भारी बारिश होने के करते आराकोट चिनवा मोटर मार्ग मोलड़ी के पास बंद हो गया, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। बता दें 9 पंचायतों और 16 गांवों को जोड़ने वाले इस मोटर मार्ग से लोग मंडी तक अपनी फसल को बेचने के लिए लेकर जाते हैं। डोईवाला क्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवर के साथ हाथियों का आतंक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। इससे लोग और किसान बेहद परेशान हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क और लच्छीवाला वन क्षेत्र से सटे दुधली क्षेत्र में हाथियों ने जहां किसानों की फसलों को तबाह और बर्बाद किया है, वहीं घर के आसपास हाथी की दस्तक होने से लोग डरे हुए। शासन प्रशासन ने गुहार लगाने के बाद भी हाथी और जंगली जानवरों के आतंक से लोगों को निजात नहीं मिल रही, जिससे कि किसान बेहद नाराज हैं। दुधली से किसान एकता मंच के बैनर तले देहरादून में प्रदर्शन करने के लिए भी किसान रवाना हुए। हम क्षेत्र के तमाम किसान, दुधली क्षेत्र की 4 ग्राम सभा के, हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य, प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, तमाम सम्मानित किसानगण और मानव के प्रधान और सम्मानित लोग हमारे क्षेत्र में इस महीने में, अगस्त के महीने में, जिस समय वनों में बहुत अच्छी हरियाली होती है, उसके बावजूद पूरे हाथियों के झुंड लगातार किसानों की खेती की फसल को, धान हो, गन्ना हो, चरी हो, कुछ भी हो खेतों में, वो तहस नहस कर रहे हैं। और किसानों को खेत से बिल्कुल, अगर वो रखवाली करने जाते हैं, उनको उनके पीछे बढ़ रहे हैं। जान माल का नुकसान हो सकता है। इतना नुकसान कर दिया, अगर आकलन कराया जाए सरकार द्वारा, तहसीलदार द्वारा और एसडीएम द्वारा आकलन करा जाए क्षेत्रों का। आज किसान संगठनों द्वारा जो डीएफओ है और आज नेशनल पार्क के डायरेक्टर, उनके पास जाकर एक प्रदर्शन के रूप में यहाँ से किसान जा रहे हैं और लगातार किसान मांग कर रहे थे। खासकर जो जहाँ पर राज नेशनल पार्क से लगती हुई जितने भी गांव हैं, शिवालिक से लगते हुए जितने गांव हैं, लगातार मांग कर रहे थे। विभाग से मांग कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगे, हाथी दीवार लगे, गश्त बढ़े, परंतु विभाग पे भी और सरकार पे कोई फर्क पड़ता दिखता नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और एक तरफ आप देख सकते हैं 2 मूलभूत सुविधाएं हैं और जिस चीज़ को सरकार को करना चाहिए फसल बचाने के लिए, एक आदमी अगर एक छोटी सी लकड़ी लेने गाँव का आदमी जब जंगल जाता है तो उस पर आप जुर्माना लगा देते हो, लगातार आपके जानवर आके नुकसान कर रहे हैं, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। मसूरी के ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट के पास खाई में गिरने से दिल्ली के एक पर्यटक की मौत हो गई। इससे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद खाई में गिरे युवक को निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने युवक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मसूरी कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि शुक्रवार को देर शाम शहर के पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट में 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से दिल्ली के पर्यटक की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक दिल्ली से अपने चाचा और अन्य रिश्तेदारों के साथ घूमने के लिए आया था। उन्होंने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट पार्क से तकरीबन 50 मीटर ऊपर से युवक का पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।